मोदी गवर्नमेंट 3.0 में बजट 2025 सामने आ चुका है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी पॉइंट निकल के आ रही है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो है कि 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स रिलैक्सेशन। पर ये क्या पूरा सच है, या फिर सच को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है, या फिर सरकार की एक कोशिश है जिससे वो सच को छुपा के और हमारा ध्यान विचलित करना चाहते हैं, और जो एक्चुअल सच है वो हमारे सामने आ ही नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन गौरव स्वागत करता हूं आर्यन गौरव के इस मेन चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है बजट 2025 है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि बजट 2025 की पूरी सच्चाई सामने लेके आई जाए, सारे तथ्यों पर जिक्र किया जाए और जानने की कोशिश किया जाए कि 2025-26 में हमारे इंडिया का क्या फ्यूचर होने जा रहा है, क्या ग्रोथ होगा और कितनी सच्चाई है इसकी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले एक बार हमारे बजट 2025 के हाईलाइट्स पे एक बार फटाफट से नजर डालते हैं। जिसके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार संसद में पेश किया गया बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 24 लाख की कमाई के बाद ही 30% टैक्स। न्यू रेजिम में टैक्स स्लैब का ऐलान। 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। बजट में इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा बढ़ाई गई, 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। 4 साल तक अपडेटेड इनकम टैक्स भर सकते हैं। जल जीवन मिशन बढ़ाने पर फोकस, 2028 तक बढ़ाया जाएगा मिशन। हर घर तक पीने का पानी देंगे, सैनिटेशन सीवरेज को बढ़ावा। 1 लाख अधूरे घर होंगे पूरे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। कृषि निवेश पर सरकार का जोर, कृषि योजना लागू करेंगे, उपज को बढ़ाया जाएगा, सिंचाई को बेहतर करेंगे। बजट सत्र में किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख हुई, 1 करोड़ किसानों को होगा फायदा। बजट में दालों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर, तुअर, उड़द, मसूर उत्पादन पर जोर। मछली उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, कपास के लिए 5 साल के नए मिशन का ऐलान। मखाना किसानों को सरकार का सपोर्ट, बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। महिला उद्यमियों के लिए नई स्कीम, एक्सपोर्ट एमएसएमईज के लिए 20 करोड़ तक का लोन। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा ऐलान। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई। खिलौना सेक्टर के लिए खास स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेशनल सेटअप बनेगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की सीमा बढ़ी। इंश्योरेंस पर FDI 75% से बढ़कर 100%, कंपनियों को होगा इसका फायदा। आयकर पर सरकार का ऐलान। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। संसद में इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में कमी होगी। मेडिकल में 10,000 सीट, हर जिले में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। जिला अस्पतालों में बनेगा कैंसर सेंटर। बजट में IIT कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर। 5 IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। बजट में असम को सौगात, यूरिया प्लांट की होगी स्थापना। 3 पुराने यूरिया प्लांट को खोला जाएगा। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने में मिलेगी मदद। भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते, बुनकरों के बनाए कपड़े भी सस्ते होंगे। बजट में लिथियम बैटरी पर छूट। चमड़ा, मोबाइल फोन, LED, LCD टीवी और EV बैटरी होंगी सस्ती। लेड और जिंक पर ड्यूटी में भी मिलेगी छूट। लेड जिंक सस्ता होने से कई प्रोडक्ट सस्ते होंगे। 120 नई जगहों के लिए उड़ान स्कीम का ऐलान। उड़ान स्कीम से 4 करोड़ नई यात्री जोड़ने का लक्ष्य। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का किया फैसला। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुला पिटारा। AI एक्सीलेंस सेंटर के लिए मिले 500 करोड़ रुपए। कस्टम ड्यूटी कम करने पर सरकार का जोर। कस्टम टैक्स के साथ टैरिफ हटाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी यहां पर हटाए जाएंगे। जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री। बजट 2025 की हाइलाइट्स देख के आपको आइडिया लग गया है कि इस बार के हमारे बजट में क्या क्या चीज दी गई है और क्या क्या होने जा रहा है और कैसे कैसे सारे बजट को एलोकेट किया गया है। और इसी लाइन में हम आगे बढ़ते हुए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये पैसे आएंगे कैसे और फिर वो जाएंगे कहां।
तो एक बार फटाफट से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं पैसों की कैसे कैसे होता है, जिसके लिए मैं आपके सामने 1 रुपए कॉइन लेके आता हूं। पहले हम ये जानेंगे कि पैसे कहां कहां से कितने कितने परसेंट आएंगे और फिर वो आने के बाद फिर कहां कहां खर्च किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के पास पैसे आएंगे कहां कहां से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रुपी कम्स फ्रॉम, जिसमें सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि शुरुआती 24% जो है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जैसी चीजों से आएंगे। इसके बाद आगे के 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट से आएंगे। इसके बाद 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आएंगे। फिर इसके और आगे बढ़ते हैं जिसमें 4% कस्टम्स से आएंगे और आगे 17% कॉर्पोरेट टैक्स जैसे चीजों से आएंगे। और अब तक लगभग 50% चीजें कवर हो चुकी है। इसके आगे और हम बात करते हैं तो 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आएंगे, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आएंगे और 22% इनकम टैक्स से आएंगे। तो आपको ये समझ आएगा कि आखिर सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है। और अब हम जानेंगे कि ये पैसे खर्च कैसे कैसे होंगे, कहां कहां कितने खर्च किए जाएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले आपको दिख रहा है कि शुरुआती 4% पेंशन के रूप में खर्च होंगे, इसके बाद से 20% इंटरेस्ट पेमेंट्स पे खर्च होंगे, फिर 16% सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स पे खर्च होंगे, इसके बाद फिर 6% मेजर सब्सिडीज पे खर्च होंगे, 8% हमारे डिफेंस पे खर्च होगा, इसके साथ ही 22% स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे खर्च होंगे। और आगे की बात करें तो 8% होगा फाइनेंस कमीशन ऑफ अदर ट्रांसफर्स पे, और आगे की बात करें तो 8% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे होंगे खर्च, और आखिरी का 8% अदर एक्सपेंडिचर मिसलेनियस कह सकते हैं उस पर खर्च होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर सरकार के पास पैसे आएंगे किस माध्यम से, किस तरीके से, कितने कितने, और फिर वो किस माध्यम से, किस तरीके से, कितने कितने प्रतिशत में कहां कहां वो खर्च होंगे। अब इसी वीडियो में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे देश के भी क्या हालात हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में। आखिर ये जो बजट 2025 आया है, क्या इससे वाकई में हमारे देश का भला होने जा रहा है? क्या यह सच में एक ट्रू जेन्युइन बजट है या फिर एक मात्र तरीका है हमारे दिमाग को विचलित करने का? जब बजट में नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र आ जाए तो समझिए कि बजट में कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी था उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बजट की चर्चा में नेहरू को ले आए हैं। जल्दी ही वक्फ बिल की चर्चा शुरू हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे कि बजट पेश भी हुआ था। देश हिंदू मुस्लिम डिबेट में समा जाएगा। 3 फरवरी को पहली बार $1 87 रुपए के पार चला गया। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और बाजार का गिरना जारी है। जिस मिडिल क्लास के टैक्स बचे हैं उसका पैसा शेयर बाजार में स्वाहा हो रहा है। आपकी कमाई और आपकी बचत में आग लगी है और मीडिया आपको बजट की खबरों से यकीन दिलाने में लगा है कि मिडिल क्लास के अच्छे दिन आ गए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। बजट के अगले दिन छपे अखबारों का हाल यह है कि अगर वित्त मंत्री इस साल बजट पेश नहीं करती तब भी ये अखबार बजट की तारीफ में 50-50 लेख छाप देते। जिस तरह से 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर रिपोर्टिंग हुई है, अखबारों में स्पेशल पेज बने हैं, एक्सपर्ट ने लिखा है, उसे देखकर लगता है कि बजट के दिन अखबार के दफ्तर में जो भी मौजूद था उससे इसके फायदे पर लेख लिखवा लिया गया है। उम्मीद है बिजनेस अखबार के दफ्तर में ज्यादातर लोग 1 लाख महीना कमाते होंगे। जितना पेपर में जश्न है उतना अखबार के दफ्तर में भी जश्न होगा। किसी को गिनना चाहिए कि 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स के फायदे को लेकर कितने न्यूज आइटम छपे हैं और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों ने लिखा है। मोदी सरकार के दौर में तारीफों का एक पैटर्न है। सरकार की तारीफ होती एक ही है, बस उसे दोहराने वाले हजार हो जाते हैं। इसलिए सरकार की तारीफ बोरिंग हो जाती है और संदेह होता है क्योंकि उसमें कोई वैरायटी नहीं होती। 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स को लेकर आप 100 लेख पढ़ जाइए, सब में एक ही बात दोहराई गई है। बजट के दिन बाजार समझ गया था कुछ तो गेम है, उसे तब भी भरोसा नहीं हुआ। 3 दिन बाद सोमवार को उसकी घबराहट से पता चल गया, बाजार को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली की चुनावी सभा में बजट की तारीफ बिना इंदिरा गांधी और नेहरू के नहीं कर सके। बस यह बताना भूल गए कि इंदिरा गांधी के समय टैक्स के 11 स्लैब हुआ करते थे और मोदी जी के समय टैक्स के स्लैब बढ़ते बढ़ते 10 तक संख्या पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय 12 लाख कमाने वाले को 10 लाख का टैक्स देना पड़ता था। इंदिरा गांधी के समय के 12 लाख और 50 साल बाद के 12 लाख में कितना अंतर हो जाता है। उनके बयान पर आर्थिक पत्रकार एम.के. वेणु ने कहा है सरासर झूठ है। वेणु ने लिखा है कि इंदिरा गांधी के समय मिडिल क्लास पर टैक्स एक तरह से लगता ही नहीं था।
1964 में जो सबसे अमीर लोग थे उन पर 90% का टैक्स था। वेणु लिखते हैं कि कैबिनेट मंत्री भी इस झूठ को दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय मिडिल क्लास पर कभी भी 90% टैक्स नहीं था। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। हर किसी को पता है कि यह हिसाब गलत है, लेकिन इसे बार बार दोहराया जाएगा। बाकी का काम अंकिल कर देंगे हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। नेहरू के समय जो 12 लाख कमाता था वो सबसे अमीर होता था, गिनती के लोगों में था। आज 12 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास कहला रहा है। 1 लाख रुपए में उसका घर नहीं चल पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, कुछ खरीद सके इसलिए उसे टैक्स की छूट दी गई है। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है, आज के 12 लाख रुपए नेहरू के समय में 12,000 के बराबर थे, इंदिरा गांधी के समय 40,000 के बराबर हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के समय 52,000 के। प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि आजादी के समय से 12 लाख का वही मूल्य है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के जमाने के 12 लाख की बात की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1947 में कितने लोगों के पास 12 लाख होता था जो एक साल में कमाते थे? गिनती के लोग होंगे। तब तो यह भी बता दीजिए कि नेहरू के समय रुपया पाउंड के बराबर हुआ करता था। 1964 में जब नेहरू का निधन हुआ तब $1 4 रुपए 76 पैसे का था। आज मोदी के समय $1 87 रुपए से अधिक का हो गया। क्या इस पर भी कभी बहस होगी? मूल बात है कि ट्रंप के डर से सरकार ने बजट में पहले ही हार्ले डेविडसन बाइक के आयात पर शुल्क घटा दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए नेहरू को बहस में लाया गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय वाइस चांसलर बन गए। $1 87 रुपए से अधिक का हुआ, इस पर चर्चा नहीं। बाजार से आम निवेशकों के 70 लाख करोड़ रुपए पिछले 4-5 महीने में स्वाहा हो गए, कोई चर्चा नहीं। अब जब नेहरू की एंट्री हो गई है तो हमें लगा कि एक बार फिर से बजट पर वीडियो बनाते हैं और उन बातों को खोज कर लाते हैं जो दबी जुबान में कही जा रही हैं या जिन्हें नहीं कहा जा रहा है। कहां है इसके फायदे पर लेख लिखने वाले एक्सपर्ट? अखबारों में बजट के कवरेज और कुंभ के कवरेज दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। कुंभ का कवरेज याद कीजिए, कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, सब में जमकर तारीफ हो रही थी। ये हो गया है, वो हो गया है, और यह खबर गायब थी कि आम जनता को घाट तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसकी हालत रास्ते में खराब हो रही थी। आम जनता के लिए ट्रैफिक वन वे कर दिया गया तो उसे एक तरफ से घाट तक पहुंचने और घाट से वापस निकलने में कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसकी हालत खराब होती रही, गोदी मीडिया रील बनाता रहा। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर देखिए, लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलने की पीड़ा बयान कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा शक करना चाहिए कि 12 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स के इतने फायदे बताए जा रहे हैं, कहीं कुंभ के कवरेज जैसा हाल तो नहीं होगा? क्या वाकई भारत की सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में इससे जान फूंक दी जाएगी? अखबारों में केवल एक घोषणा को लेकर बम बम है,
जैसे इसके अलावा कुछ और है नहीं बम बम के लिए। इतने सारे न्यूज आइटम, लेख, विश्लेषण की टैक्स छूट से लाभ मिलने वाला है। लाभ क्या मिलने वाला है, जब आप इसे खोजेंगे तो पता चलेगा। लिखने वाला भी थक गया है, शक कर रहा है। सभी के पास एक दो बातें हैं, बस लेख में गहनों का फोटो छाप दिया गया है, कार का फोटो, उपभोक्ता चीजों का फोटो लगा दिया गया है। इन्हीं लेखों में दबी जुबान में कहा जा रहा है, आप खुद से समझ लीजिए। हम तो नहीं कह सकते कि खास फायदा होगा, नहीं होगा तो अभी से नहीं, अप्रैल से होगा या दिवाली में दिखेगा। Universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of you. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed, because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. हमने कई लेखों का अध्ययन किया और अपना टाइम बेकार किया। जो कुछ मिला उनका सार आपके लिए निकाल लाया हूं। आपने नोट किया होगा, इस बार वित्त मंत्री ने एनेक्स्चर का खूब नाम लिया। अभी तक किसी योजना का बजट बढ़ता था तो उसकी पूरी राशि जोर शोर से बताई जाती थी, तालियां बजती थी। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने ऐसा नहीं किया। अब आपके स्क्रीन पर दो नंबर हैं, एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के और दूसरा आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों के। क्या आप जानते हैं वित्त वर्ष 2024 में 8 करोड़ 32 लाख लोगों ने मनरेगा में काम किया। उसके एक साल पहले 8 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों ने मनरेगा में काम किया और 2024 में 7.5 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न भरा। मनरेगा की संख्या बड़ी है, तब भी हेडलाइन से मनरेगा गायब है। मिडिल क्लास भरा पड़ा है, मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ी, ना मनरेगा का बजट बढ़ा है। दिसंबर 2024 की लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट है, 2008 से मनरेगा के तहत मिलने वाला वेतन काफी कम है और महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ा है। श्रम मंत्रालय को कई बार कहा गया मनरेगा का वेतन महंगाई के साथ साथ बढ़े, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंडेक्सेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस कारण महंगाई के मुकाबले वेतन नहीं बढ़ा। यह सब संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में है। मनरेगा को लेकर पहले पेज पर आपको ज्यादातर अखबारों में खबर नजर नहीं आएगी कि महंगाई और मुद्रास्फीति की मार झेल रहे मनरेगा के मजदूरों को इस बार कुछ नहीं मिला। क्या इन मजदूरों के जीवन में महंगाई नहीं, ना तो पर्याप्त काम मिल रहा है और ना ही पैसा, इस पर कोई चर्चा नहीं। 8 करोड़ से अधिक लोग मनरेगा में काम पाते हैं, उनके फायदे की कोई बात नहीं। करीब 8 करोड़ लोगों ने वित्त वर्ष 2024 में टैक्स रिटर्न भरा। इनमें से करीब 5 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्स का रिटर्न भरा। अब कहा जा रहा है कि 12 लाख की सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स कर देने से 6 से 7 करोड़ लोग टैक्स नहीं देंगे। एक तरह से सरकार ने 1 लाख महीना कमाने वालों को मिडिल क्लास मान लिया। 1 लाख से अधिक कमाने वाले अब किस क्लास में आएंगे, नए जुमले का इंतजार कीजिए। उन्हें अमीर कहा जाएगा, वित्त मंत्री से पूछ लीजिए। इस बजट के पहले तक सरकार अपना सीना फुलाया करती थी कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ गई है। इन खबरों की अब कोई बात नहीं हो रही। उस समय भी कुछ लोग सरकार के इन दावों की पोल खोलते थे कि रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी है। जो रिटर्न भर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वास्तविक टैक्स देने वालों का भी नंबर बढ़ गया है। आयकर रिटर्न भरने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या जीरो टैक्स वालों की है। किसी को पूछना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर दें, उस लक्ष्य का क्या हुआ और अब क्या होगा। जुलाई 2024 में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर,
भारत के टैक्स नेट का विस्तार करना ही होगा। तो 6 से 7 करोड़ लोग अब टैक्स नहीं देंगे, उनकी जगह पर टैक्स देने वाले नए लोग कहां से लाए जाएंगे? वित्त मंत्री का वह पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं। It is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. जुलाई 2024 में वित्त मंत्री टैक्स के दायरे में और लोगों को लाने की बातें कह रही हैं। जनवरी में इस पर कोई बात नहीं कर रही। 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि सरकार ने करोड़ों करदाताओं को जीरो टैक्स का उपहार दिया? 2024 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने करदाताओं की तारीफ करते हुए कहा था, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना अधिक हुआ है और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। मगर इस बजट के बाद कम लोग ही टैक्स देने वाले रह जाएंगे, वास्तविक टैक्स देने वाले। इसके बाद भी हिसाब देखिए और हिसाब जानने वालों का हिसाब कीजिए, दोनों देखिएगा तो कोई नहीं बता रहा है कि जीरो टैक्स वालों की संख्या 6 से 7 करोड़ हो जाएगी। तो फिर किस हिसाब से सरकार की 100 रुपए की कमाई में 22 रुपया पर्सनल टैक्स से आ रहा है, कॉर्पोरेट से मात्र 17 रुपया आ रहा है? यही नहीं, 2026 के वित्त वर्ष में पर्सनल इनकम टैक्स की वसूली का लक्ष्य 33% अधिक होने की बात कही गई है। तो यह कैसे होगा? यही नहीं, लक्ष्य के हिसाब से सरकार की कमाई में कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी 4% घटेगी। अगर आयकर कम हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ नहीं रहा है, तब 1.81 लाख करोड़ अधिक वसूली का टारगेट कैसे पूरा होगा? पिछले साल की तुलना में 14% अधिक टैक्स की वसूली किसके जेब से होने वाली है और कैसे होगी? अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि पिछले साल ही लक्ष्य से ज्यादा टैक्स वसूला गया, तो अगले साल और ज्यादा टैक्स कैसे वसूल रहे हैं? क्या सरकार और नए लोगों को टैक्स देने के दायरे में लाएगी या कुछ ऐसा हिसाब लगाएगी, इधर से टैक्स कम किया, उधर से टैक्स वसूल लिया? इस तरह के सवाल कुछ लेख में तो दिखे, मगर ज्यादातर ने इसे बड़ा सवाल नहीं बनाया। जबकि 40% लोग जो टैक्स रिटर्न भरते हैं टैक्स नहीं देंगे, जीरो टैक्स देंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि 1 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया है और अगले साल 1.81 लाख करोड़ टैक्स अधिक आएगा। यह होगा कैसे? क्या लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है, मजदूरी बढ़ने वाली है? बिना सैलरी बढ़े, मजदूरी बढ़े, टैक्स का संग्रह कैसे ज्यादा होगा? सरकार का ही आंकड़ा है कि कॉर्पोरेट का मुनाफा 15 साल में उच्चतम स्तर पर है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। अब तो एआई का भूत मंडरा रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, इसका पता अमेरिका से चल जाता है, भारत से नहीं चलता। ऐसी खबरें बाहर नहीं आती कि एआई के कारण भारत में कितने लोगों की छटनी हो गई है, होने वाली है, या काम के अवसर घट गए। 2 ही बातें हो सकती हैं, एक कि एआई के कारण कहीं भी नौकरी कम नहीं हो रही, या अगर अमेरिका में हो रही है तो भारत में भी हो रही होगी। तब सैलरी कहां से बढ़ रही है? अगर सैलरी घट रही है तो इस टैक्स छूट का क्या मतलब रह जाता है? कुछ लेख में बहुत सावधानी से एक्सपर्ट ने इसे उजागर किया है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 6 करोड़ लोगों की आमदनी पर जीरो टैक्स लगेगा। उस अनुपात में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि यह छोटा सा तबका है जिसे राहत दी गई है, जिसके हाथ में पैसा आया है, लेकिन अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा बेहद कम कमाई के काम में लगा है, उसका गुजारा नहीं चल पा रहा, तो उसे कोई फायदा नहीं है। 7 करोड़ लोगों की राहत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो देख के आइडिया लग गया होगा कि देश के भी क्या हालात चल रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब उस खबर पे नजर डालने का समय आ गया है जिसके बारे में बहुत बातें चल रही है हमारे पूरे इंडिया में, और स्पेशली मिडिल क्लास में बहुत ही ज्यादा इसकी खुशी की लहर चल रही है, जो कि है 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स रिलैक्सेशन। महंगाई, कम कमाई और जीएसटी के बोझ से दबे मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है। कितने लोग ऐसे हैं जो साल का 12 लाख रुपया कमाते हैं? सरकार ने संख्या नहीं बताई और हम भी इस संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं, लेकिन क्या उसकी मुराद पूरी हो गई है? स्लैब में बेशक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इससे टैक्स रेट की उसकी पीड़ा क्या कम हो जाती है, या सिर्फ दर्द अपनी जगह बदल लेता है? कुंभ में सर पर सूटकेस, ब्रीफकेस और अटैची की जगह बोरे में सामान लादकर, कंधे पर पटरी से खरीदा गया बैग लादकर चला जा रहा यह मानव समूह भी क्या इस घोषणा से उत्साहित होगा? कितना अच्छा होता कि हम इन लोगों की साल की कमाई के बारे में जानते।
याद रखिए, पहले से ही 7 लाख सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगता था। उनके लिए तो अब भी कुछ नहीं बदला। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक साल में 5.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की कमाई के बीच 2 करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं। आज के फैसले से निश्चित रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा होगा। 12 लाख तक कमाने वालों की संख्या इससे ज्यादा ही होगी। इस आमदनी पर जीरो टैक्स से लोगों को फायदा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा? 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 15 लाख तक की कमाई पर रिटर्न भरने वाले 7 करोड़ ही हैं। जाहिर है, कुंभ में आया यह मानव समूह महंगाई और कम कमाई के बोझ तले दबा हुआ है, वरना 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा को वह अपनी मुक्ति समझकर एक डुबकी और लगा लेता। 12 लाख तक की आमदनी वाले को 80,000 का फायदा होगा, यानी 6.5% से अधिक की बचत होगी। आपको याद होगा, सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% कर दिया था, इस उम्मीद में कि कॉर्पोरेट निवेश करेगा, नौकरियां देगा, मगर दोनों हुआ नहीं। फिर 2024 की जुलाई में विदेशी कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया, ताकि चीन की जगह विदेशी कंपनियां भारत आने लग जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के शुरुआती 8 महीनों के मुकाबले पिछले 8 महीने में भारत में आने वाला विदेशी निवेश 70,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। अक्टूबर नवंबर में एफडीआई ने भारत से 1.5 लाख करोड़ का निवेश निकाल लिया। अकेले इस जनवरी में विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ से अधिक की राशि भारतीय बाजार से निकाल ली। जब कॉर्पोरेट को टैक्स में राहत देने से भारत को फायदा नहीं हुआ, तो क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स कर देने से और बाकी के स्लैब और रेट बदल देने से भारत के मिडिल क्लास को इतना फायदा होने वाला है, जिससे कॉर्पोरेट की गाड़ी को भी धक्का लगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाएगी? हमारा बेसिक सवाल है, यह जानते हुए कि टैक्स रेट में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत बिल्कुल मिलेगी। सवाल है कितनी राहत होगी और इससे अर्थव्यवस्था को किस हद तक फर्क पड़ेगा। मंदी और ठंडी से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग और मांग का इंतजार कर रही है। क्या 12 लाख तक जीरो टैक्स से बाजार में मांग बढ़ जाएगी? याद रखिएगा, 25,000 महीने का कमाने वाला इसी भारत में चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। फिर भी जिन्हें यह पता चले कि महीने का 6,000 से अधिक बचेगा, वो खुश होंगे और होना भी चाहिए। जो नौकरी करते हैं, अगर उनकी सैलरी 12,75,000 है तो उन्हें 75,000 की मानक छूट मिलेगी और इसके बाद 12 लाख पर बाकी छूट मिलेगी। उन्हें भी 12 लाख की आमदनी जितना फायदा मिलेगा, साल में 80,000 का लाभ होगा। यह जो छूट मिल रही है सिर्फ उन्हें जिनकी आमदनी 12 लाख रुपए तक की थी। पहले 7 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब आप कहेंगे, फिर जो टैक्स स्लैब है उसमें क्यों दिखाई दे रहा है कि 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगता है? कई लोग इस नए स्लैब को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ वित्त मंत्री कह रही हैं 12 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा और फिर यह भी कह रही हैं कि 8 से 12 लाख के स्लैब में 10% का टैक्स लगेगा। स्लैब की दरें उन पर लागू होती हैं जिनकी कमाई 12 लाख से ज्यादा होने लग जाती है। जैसे किसी की आमदनी साल में 30 लाख है, पहले क्या होता था? 30 लाख को 15-15 लाख के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। पहले 15 लाख पर 3 अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था और बाकी 15 लाख पर 30% के हिसाब से। तो इस तरह से जो 30 लाख साल का कमाता था, पुरानी दरों के हिसाब से साल में 6,13,600 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। अब उसे 4,99,200 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। इस तरह से 30 लाख सालाना कमाने वाले को एक साल में 1,14,400 रुपए की बचत होगी। महीने के हिसाब से करीब 9,500 रुपए उसके बचने लग जाएंगे। तो आप समझ गए कि जिनकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जिनकी कमाई 15 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, उनके टैक्स का हिसाब अलग अलग स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। नई घोषणा के हिसाब से जब ज्यादा आमदनी वालों के टैक्स की गिनती होगी तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। इससे फर्क तो पड़ेगा। 2025-26 के बजट में 7 प्रकार के स्लैब हो गए हैं। अब 30% का टैक्स तब लगेगा जब आपकी सालाना आमदनी 24 लाख या उससे अधिक होगी। 0 से 4 लाख रुपए पर 0 टैक्स लगेगा,
4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25%, 24 लाख रुपए से अधिक पर 30%। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो 12 लाख तक की आमदनी वालों को भी इस स्लैब के कारण लाभ मिल रहा है। बजट में ही चार्ट के जरिए बताया गया है कि किस स्लैब वाले को कितना फायदा हुआ है। जिसकी आय साल में 12 लाख तक की है उन्हें 60,000 की छूट मिलेगी और स्लैब में बदलाव के कारण 20,000 का अतिरिक्त फायदा होगा। दोनों मिलाकर 80,000 का फायदा होगा। जिसकी आय 16 लाख तक की होगी उसे 1,20,000 तक का टैक्स देना होगा। अगर आय 20 लाख तक होगी तो 2 लाख का टैक्स बनेगा। अगर आपकी आय 24 लाख है तो आप पर 3 लाख का टैक्स लगेगा और अगर आपकी आय 50 लाख है तो 10,80,000 का टैक्स बनेगा। तो इस तरह अलग अलग स्लैब के हिसाब से 30,000 से लेकर 1,20,000 तक का फायदा हो रहा है एक साल में। यह हिसाब है। अभी बजट के डिटेल आएंगे और एक्सपर्ट देखेंगे तो इसके बारे में और जानकारियां आपको मिलेंगी। फाइनली अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए हैं, एंड पॉइंट तक, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि ये 12 लाख रुपए वाली खबर एक्चुअल में क्या है और क्या होने जा रहा है इसका आउटकम। मुझे जो पॉइंट्स लगे थे कि हाँ इस पे बात करनी चाहिए, ये एक चर्चा का वाकई विषय है, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। अगर आपका कोई थॉट है जो आप कहना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, बताइए। और वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन, योर फीडबैक। इसी के साथ आज के इस वीडियो पे लगाते हैं यहीं पे पुनः विराम और मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।